नमस्कार। टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम सियासी संग्राम में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज इस सियासी संग्राम में हम बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। जी हाँ, देखिए, हम आपको शुरू से कहते थे कि अमित शाह हो या नरेंद्र मोदी हो, स्वाभाविक है जहाँ जिस स्कूल से पढ़ कर आए हैं, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई है, जिस माहौल में वो पले बढ़े हैं, जिस माहौल की वो राजनीति की उनको समझ है और जिस पिच पर वो खेलने के आदी रहे हैं, स्वाभाविक है जब देश के प्रधानमंत्री बने तब भी वो उसी अंदाज में खेले हैं जिस अंदाज में वो गुजरात में खेलते थे, जिस अंदाज में वो संघ के कार्यालय में जब मीडिया कर्मियों को बुलाकर प्रेस विज्ञप्ति बांटते थे, उस दौरान जो उनकी समझदारी हुई होगी वही समझदारी आज भी दिखा रहे हैं। यह पहले भी हम कह रहे थे और आज भी कह रहे हैं कि गुजरात देश नहीं है। संघ का झंडे वाला कार्यालय जो है वो देश नहीं है। देश बहुत विशाल है और इस देश की विविधता यही है, कहते हैं ना कि विविधता में एकता, ये इसकी पहचान है और यही इसकी खूबसूरती है। और इनका राजनीतिक मिजाज भी हर गांव में अलग अलग तरीके से मिल जाएगा आपको। जैसे भाषा अलग आपको मिलता है ना कि हर कोस पर यहाँ भाषा बदल जाता है, उसी तरीके से राजनीतिक मिजाज भी बदलता है, समझदारी भी बदलता है। अब बताइए जरा, इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। राष्ट्रपति महाराष्ट्र पहुंचे हैं और मुख्यमंत्री गायब हैं और मुख्यमंत्री ने नाराजगी सार्वजनिक रूप से जाहिर किया कि हम राष्ट्रपति के कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे और वो मुंबई लौट आए और मुंबई में अभी अपने विधायकों और सांसदों से बात कर रहे हैं। वजह अजीत पवार को लाए, वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। अब ये बताइए, इतना बढ़िया घर चल रहा था, ठाकरे को तोड़ के एक मुख्यमंत्री एक उप मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी शासन व्यवस्था चला रही थी, एक नया विवाद लाने की क्या जरूरत पड़ी? और अगर यही लाना था तो आपको लगा नहीं कि आप कहीं न कहीं शरद पवार के गेम में ट्रैप तो नहीं हो रहे हैं? पिछली बार क्या हुआ था? भतीजा सारा मुकदमा हटवा के फिर वापस चचा के पास चला है। आज महाराष्ट्र में क्या हुआ? सार्वजनिक रूप से लोगों ने देखा कि शरद पवार की ताकत कमज़ोर जरूर हुई है, विधायक कम जरूर आए हैं, लेकिन इतने विधायक आज भी शरद पवार के साथ हैं जिसके वजह से अजीत पवार के तमाम विधायकों की सदस्यता जा सकती है। और अब देखिए, गाड़ी में बिठा के आप ले जा रहे हैं गुजरात, ले गए गुजरात। अब यही स्थिति बन गई महाराष्ट्र में, फिर एक नई तरीके का संकट खड़ा हो गया और आप शिंदे को धमकी दे रहे हैं कि तुम जुबान बंद रखो, नहीं तो तुम्हारे विधायकों का जो है सदस्यता समाप्त कर देंगे। तो एक बात समझिए, हम बार बार कहते हैं कि राजनीति बहुत बुरी है, बहुत ही बुरी है, बड़ा मुश्किल है। भाई भतीजा वाला तो छोड़िए, कोई किसी पर भरोसा नहीं करता है, कब किसको कहाँ पटकनी दे दे कोई सोच नहीं सकता है। अब देखिए ना, जिस अजीत पवार को शरद पवार उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, आज सत्ता के शिखर पे वो जहाँ खड़े हैं वो शरद पवार की वजह से खड़े हैं, लेकिन उसने बगावत कर दी। भाई हम कर देंगे, सत्ता हमें चाहिए। राजनीति का यही कल्चर है, राजनीति का यही मिजाज है, वो कुछ भी कर सकता है। हमें सत्ता के लिए परिवार को भी नज़रअंदाज कर सकते हैं। जिसने उंगली पकड़ के चलना सिखाया उसी के खिलाफ हम बगावत कर सकते हैं और कह देंगे कि अब वो बूढ़ा हो गए। कोई अपने बाप माँ को ये कहे कि आप बूढ़ा हो गए, अब आप संन्यास लीजिए, तो उस बाप माँ के कलेजा पर क्या बीतेगा, अब सोचिए। लेकिन चलिए, ये राजनीति है, चलती रहती है। तो अपने बाप माँ को कह दिए, शरद पवार को कह दिए कि भाई आप बूढ़ा हो गए, अब आप छोड़िए जगह। लेकिन शरद पवार ने अपनी ताकत दिखा दी। अब आगे देखिए क्या होता है, एक नई तरह की चीज़ें देखने को मिलेगी। शिंदे मामले में सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत ही कह सकते हैं कि राज्यपाल और विधानसभा के अध्यक्ष के लिए शर्मिंदगी वाला वो आदेश जजमेंट है। थोड़ा भी लोक लज्जा अगर बचा रहा होगा तो हमें लगता है कि वो इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। लेकिन राजनीति में तो लोक लज्जा नहीं होता है। फिर भी राजनीति में जो वादा बंद कमरे में लोग करते हैं
अगर उस वादे से मुकरते हैं तो फिर जीवन में कभी कोई पॉलिटिशियन उन पर भरोसा नहीं करता है। और जो हम कहते आ रहे हैं कि राजनीति और कोठा दो ऐसी जगह है जहां बंद कमरे में जो कमिटमेंट हुआ है, उस कमिटमेंट को अगर आप पूरा नहीं किए तो अगर आप कोलकाता के कोठा पर हैं तो उसकी सूचना बनारस के कोठा पर पहुंचने में मिनटों नहीं लगेगा। जैसे ही आप बनारस या गया के कोठे पर पहुंचेंगे, आपके चरित्र के बारे में, आपके वादों के बारे में सूचना पहले वहां पहुंच जाएगी कि ये आदमी सौदा करके, बात तय करके पैसा नहीं देता है। ठीक राजनीति में भी यही बात है। आप बंद कमरे में शिंदे के साथ जो बातचीत किए, जो समझौता किए और जिस आधार पर उसने पार्टी को तोड़ा, बाला साहब ठाकरे और उद्धव ठाकरे के उस भरोसे को तोड़ा आपकी वजह से कि आपने भरोसा दिया था कि हम आपके साथ हैं। लेकिन राजनीति में बंद कमरे में दिए गए वादे अगर जब टूटता है तो फिर उसका प्रभाव बहुत ही नकारात्मक पड़ता है और आने वाले समय में एक अभरोसा का ऐसा माहौल बनता है जिस वजह से राजनीति करना मुश्किल हो जाता है। तो महाराष्ट्र में कुछ ऐसा ही दिख रहा है। ये शरद पवार को नीचा दिखाने के लिए या मराठा स्वाभिमान को एक अलग दिशा देने के लिए जो शिंदे से पूरा नहीं हो सका, वो आप अजीत पवार से पूरा करना चाह रहे हैं, जिस पर अखंड भ्रष्टाचार के आरोप है। जितने मंत्री बनाए गए हैं सारे के सारे भ्रष्टाचार के आरोपी हैं। ऐसे लोगों के सहारे आप महाराष्ट्र में राजनीति कर रहे हैं, अपने पुराने साथी को दगा देकर, तो फिर आप पर भरोसा कौन करेगा? और ये कैसी राजनीति है कि चंद महीनों पहले वो शिवसेना को तोड़ कर आए, आपके साथ सरकार बनाए। अब आप कहते हैं कि बाएं दाएं किए तो तुम्हारे जितने विधायक हैं उसकी सदस्यता करा देंगे। तो ये राजनीति है। और राजनीति में अवसरवादिता का भी एक लिमिटेशन होता है। मतलब एक होता है ना अपर लेवल, उससे आगे आप अवसरवादिता नहीं कर सकते। तो आपकी इस अवसरवादिता का प्रभाव आज आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आने वाले समय में जब आप संकट में रहेंगे तब आपसे एक एक पार्टी आपसे हिसाब लेगा। और आज विपक्षी एकता के तमाम उन बुराइयों के बावजूद भी, आपसी मतभेद के बावजूद भी, हर विपक्ष के नेता को पता है कि अगर कांग्रेस के साथ हम गए, कांग्रेस अगर मजबूत होगा तो हम राज्य में कमज़ोर होंगे, क्योंकि कांग्रेस की मजबूती हमारे पराभव की ओर हमें धकेलेगा। हर राज्य में ये चीज़ें हैं। फिर भी कांग्रेस से समझौता करने के लिए विपक्ष तैयार है। और जहां सीधे तौर पर विपक्ष कांग्रेस से समझौता करने को तैयार नहीं है, वहां अखिलेश या अन्य के माध्यम से चुनाव से पहले एक अलग तरीके की गठबंधन बनाने की बात चल रही है। अरविंद केजरीवाल लाख बातें कर ले, अरविंद केजरीवाल के पार्टी के लोग बड़ी बड़ी बातें ट्वीट करके क्यों न कर ले, लेकिन सच्चाई यही है कि मोदी के इसी चरित्र और शाह के इसी चरित्र की वजह से कोई भी पार्टी मोदी और शाह पर भरोसा करने को तैयार नहीं। और यही भरोसा ना होना विपक्षी एकता की एक बड़ी वजह है। और आने वाले समय में जिस तरीके से महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए पहले उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, अब शरद पवार की पार्टी को आपने तोड़ा है। देखिए, पार्टी टूटने से उसका जनाधार समाप्त हो जाए ऐसा कभी हुआ नहीं है। उद्धव ठाकरे की पार्टी कमज़ोर जरूर है, लेकिन उसका वोट बैंक आज भी उसके साथ है। और हाल के दिनों में जितने चुनाव हुए उस चुनाव में ज़बरदस्त पटकने दिए हैं। शरद पवार अभी जिंदा है। शरद पवार अगर जिंदा नहीं रहते तो फिर अजित पवार के हाथों सत्ता का हस्तांतरण स्वाभाविक तरीके से हो जाता है। लेकिन शरद पवार जिंदा है और जिस अंदाज में आज शरद पवार और शरद पवार की बेटी अजित पवार को जवाब दिया है, इतना तय मानिए कि इस देश में परिवार महत्वपूर्ण है। परिवार में वारिस कौन होगा, इस तरीके की चीज़ों की सोच इस देश की एक अलग रही है कि वारिस हमें किसे मानना है। और वो सोच बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा है। ऐसे में अजित पवार बहुत कुछ कर लेंगे, मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसा रहता तो राज ठाकरे का जलवा आप सबों ने देखा होगा कि जिस समय में चचा बाला साहब ठाकरे का जलवा था तो उससे कम जलवा राज ठाकरे का नहीं था। राज ठाकरे मतलब
शिवसेना, और शिवसेना का मतलब राज ठाकरे था। पैरेलल चीज़ें चल रही थी, लेकिन जैसे ही बाला साहब ठाकरे ने अपने बेटे को अपना उत्तराधिकारी बना दिया, आज कहाँ है राज ठाकरे, कहाँ गए राज ठाकरे। इसलिए शरद पवार अभी जिंदा है, और ऐसे में अजीत पवार अगर बगावत की है तो इतना तय मानिए कि शरद पवार जिस मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं, उस चुनौती को स्वीकार किया है, जनता के बीच जा रहे हैं, अपने लोगों के बीच जा रहे हैं। आने वाले समय में राज ठाकरे वाली स्थिति अजीत पवार का हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ वारिस का सवाल है। लोग मुलायम सिंह यादव का उदाहरण दे रहे हैं। मुलायम सिंह यादव का बगावत उसके बेटे ने किया था, भतीजे ने नहीं किया था। भाई ने बगावत किया, उस बगावत पर वो टिके नहीं। मुलायम चाहे कि भाई इस सब लोग साथ रहें, लेकिन हुआ वही जो बेटा चाहे। तो इस देश में स्वाभाविक तौर पर उत्तराधिकारी आप जहाँ कहीं भी रहें, परिवार के सदस्य के बीच हो या समाज के बीच हो या समाज के बीच हो या अपने समर्थकों के बीच हो, स्वाभाविक तौर पे बेटा और बेटी ही उत्तराधिकारी होता है। ये लोगों के माइंडसेट में है, और ये माइंडसेट हजारों बरस से चला आ रहा है, इसको कोई बदल नहीं सकता है। तो वहाँ भी आप देख लीजिए कि अगर महाराष्ट्र में जिस बात को कर रहे हैं मोदी और शाह, अगर ये स्थिति सामने आई तो इनका क्या होगा, कितने लोगों के किस रास्ता चली जाएगी, ये भी साफ है कि उनको 2/3 मेजॉरिटी है नहीं। अब भले आयोग अपना है, इलेक्शन कमीशन अपना है, विधानसभा अध्यक्ष अपना है, जितने दिनों तक आप खींच लीजिए, लेकिन ये कौन सी राजनीति होगी, ये समझने वाली बात है। आज पवार पर भरोसा कर रहे हैं और पुराने साथी शिंदे को अब छोड़ रहे हैं कि अब आपका काम खत्म हो गया। तो राजनीति में ये जो इस तरीके की अवसरवादिता है, वो अवसरवादिता हमेशा नुकसान देता है, ये तय समझिए। बिहार में इसी अवसरवादिता के कारण आज नीतीश मोदी के लाख चाहने के बावजूद भी वो विपक्षी एकता की इस मुहिम से बाहर हटने को तैयार नहीं हो रहे कि आपने चिराग के मामले से आपने चिराग के सहारे नीतीश को हराने के लिए एक प्लान किया, शिखंडी की तरफ। मतलब महाभारत में नहीं है, भीष्म पितामह को मारना था तो शिखंडी को खड़ा कर दिए रथ पर। ठीक उसी तरीके से नीतीश को कमज़ोर करना था तो चिराग पासवान को सभी जगह से चुनाव लड़वा दिया। आज चिराग अलग नहीं लड़ते तो नीतीश की इतनी कमज़ोर स्थिति नहीं होती। तो ये जो शैली है, यही शैली बीजेपी को आने वाले समय में उनके इस विशाल साम्राज्य के पतन का कारण बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि इसने राजनीति के उस लकीर को अपने अनुसार राजनीति की उस लकीर को ये मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो लकीर राजनीति की पहचान रही है। वो लकीर जो राजनीति को एक दिशा देती आ रही है कि अगर भरोसा नहीं रहा, इस तरीके से छल कपट करते रहे तो ये युद्ध नहीं है, ये राजनीति है। यहाँ चौसर और बिसात हर कोई बिछाता है, लेकिन खेलने का मौका हर किसी को भी मिलता है। इसलिए याद रखिए, आप जो कर रहे हैं नुकसान आपका होगा, इतना तय है। और महाराष्ट्र ने इस देश को बता दिया है कि मोदी और शाह पर भरोसा करने की लायक नहीं है। आपकी वो रणनीति ये साफ स्पष्ट कर दिया है कि अब विपक्ष के लोग जो आपके गठबंधन में भी हैं, आप पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि मतलब निकलते ही आप पहचानना भूल जाते हैं।